यहाँ रिक एग्जाम के फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता है। तब एक एग्जामिनर कहती है, फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट के तौर पर हम आपके टिकट में मैजिक भेजेंगे। तो अगर वहाँ पर ब्लू कलर आया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इस टेस्ट को पार कर लिया है और आप कल सेकंड स्टेज मॉक बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। तब यहाँ रिक बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होता है। तब रेनेट कहती है, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम पक्का पास हो जाओगे, पर अगर तुम फेल हुए तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग को ट्रिपल कर देंगे। इसका मतलब मेरा मरना तय है। और तब हम देखते हैं वो फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसे बाहर जाकर एक अजीब सी बदबू आने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पर एंजेलिका और फ्रीड का बड़ा भाई रास्टर आ जाता है, जो कि रेनेट से उसका नाम पूछता है। तब रिक सोचता है, क्या इससे कहा ये नोबल ऑफ नॉर्थ है? ये नाम तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं तो इसे नॉर्थ ही कहूंगा। क्या ये भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है? और तब वो रेस्टर को अपना नाम बताता है। तब रेस्टर कहता है, मैं तुम्हारे जैसे बेकार से मिडिल एज पर्सन के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने अपना कुछ कीमती गिरा दिया था। क्या तुम जानना चाहती हो कि वो क्या था? तब रेनेट मना कर देती है, मुझे लगा ही था कि तुम इसके बारे में जानना जरूर चाहोगे। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें पता है, जो मैंने अपनी कीमती चीज यहाँ पर गिरा दी थी वो मेरे प्यार की फीलिंग थी, जो कि मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। क्या तुम मेरे साथ नॉर्दर्न लैंड्स चलोगी और मेरी सेकंड वाइफ बनना चाहोगी? तब रिक बीच में आ जाता है, माफ कर देना पर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए तुम इस तरह इस पर नजर नहीं रख सकते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो तुम्हें देखकर हंसी आ रही है, क्योंकि तुम इस एज में भी अभी तक एफ रैंक में हो। तुम खुद भी तो 25 साल के हो, तो तुम भी तो देखो, तुम भी तो यहाँ पर एग्जाम देने आए हो। तुम तो मेरी कैपेबिलिटीज को जान भी नहीं सकते। मैं 14 साल की उम्र में ही ई रैंकर बन गया था और अब मैं ए रैंकर हूँ और यहाँ पर मैं एग्जाम के सेकंड स्टेज का एग्जामिनर बनने आया हूँ, तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और लेडी, तुम इस जैसे बेकार से आदमी को छोड़ के मेरे साथ डिनर पे क्यों नहीं चलती हो? तब रेनेट कहती है, मुझे माफ करना पर मैं आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं अभी इस पर्सन को डेट कर रही हूँ और ऊपर से आपका परफ्यूम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रिक कहता है, तो वो बेकार सी स्मेल तुमसे आ रही थी? आखिरकार तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं गलती से तुम्हारा एग्जामिनर बन गया तो तुम बस अपने पास होने की दुआ ही करना। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि हम दोनों में कितना डिफरेंस है और ये लड़की भी अच्छे से तुम्हारी ये सच्चाई देख सके। लगता है मैं फिर से एक मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉर्थ ही मेरा एग्जामिनर ना बने। और रेनेट, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इससे बहुत खुशी मिली कि तुमने मुझे मुसीबत से बचाया। तब यहाँ रास्टर रिक के ऊपर गुस्सा करते करते ड्रिंक कर रहा होता है, पर तभी फ्रीड और एंजेलिका वहाँ आ जाते हैं और उसे रिक के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उसने उन दोनों की बेइज्जती की थी। तब रास्टर उनसे रिक का एग्जामी नंबर पूछता है और फ्रीड उसे वो बता देता है। और यहाँ अगले दिन रिक मॉक बैटल की वजह से नर्वस होता है। तब रेनेट कहती है, याद रखना कि तुम्हें अपनी ताकत को कंट्रोल में रखना है। क्या तुम मजाक कर रही हो? आखिरकार मैं अपनी थोड़ी सी पावर को क्यों रोक कर रखूंगा? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं वो नॉर्थी गाय मेरा एग्जामिनर न बन जाए। तब वहाँ पर एक पर्सन रिक से मिलने आ जाता है, जो कि अपना नाम लिंक्स बताता है और कहता है, मैं आज तुम्हारे सेकंड स्टेज की एग्जाम का एग्जामिनर हूँ। मैं यहाँ पर नंबर 4200 से लेकर ऊपर के सारे पार्टिसिपेंट्स को हैंडल करूंगा। तब रिक इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब लिंक्स कहता है, जब मैंने सुना कि एक 30 साल का ओल्ड रिसेप्शनिस्ट एक एडवेंचरर बनना चाहता है, तब मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। पर मानना पड़ेगा, तुम्हारी डिटर्मिनेशन सच में कमाल की है। मैं भी एक मिडिल एज मैन हूँ और तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं भी 24 साल की उम्र में एडवेंचरर बना था, तो मुझे पता है कि अगर तुम 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बन रहे हो तो तुम पक्का कुछ अचीव करना चाहते हो। तुम सही कह रहे हो, मेरा भी एक सपना है। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। मैं भी अब 40 साल की उम्र का हो गया हूँ, पर मैं अभी भी एक ए रैंकर बनना चाहता हूँ। मुझे बी रैंक पर पहुँचने में 20 साल लग गए, पर मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तुम्हें देखकर तो अब मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। और तब वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। तब यह लिंक्स वापस जाते हुए सोचता है, रिक्स के साथ हैंडशेक करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। लगता है मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी हम देखते हैं रास्टर उससे बात करने के लिए वहाँ आ जाता है और थोड़ी देर बाद 4200 से ऊपर वाले सारे पार्टिसिपेंट्स को बताया जाता है कि उनका एग्जामिनर लिंक्स बीमार हो गया है, तो इसलिए उनका एग्जाम अब रास्टर लेगा। तब रेनेट कहती है, ये तो वही बंदा है जिससे हम कल मिले थे। जिसे सुनकर रिक्स शॉक हो जाता है। तब रेनेट कहती है, अगर उसका लास्ट नेम डेरमोट है तो वो एंजेलिका और फ्रीड से रिलेटेड है। तब यहाँ पर एक लड़का कहता है, रास्टर एक बुरी न्यूज है। वो एक प्रेस्टीज
प्रेस्टिजियस नोबल फैमिली का बड़ा लड़का है जो कि 17 साल की उम्र में ही ए रैंकर बन गया था और उसे सभी लोग द मैन ऑफ 1000 स्पेल्स कहते हैं। पर उसका एक और निकनेम है जो कि है एफ रैंक क्रशर। हर साल वो उन पार्टिसिपेंट्स को परेशान करता है जिनके ऊपर उसकी नजर होती है। तो रिक सोचता है लगता है इस बार मैंने गलत जगह पंगा ले लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं राष्ट्र अपनी मैजिक से पार्टिसिपेंट्स का बुरा हाल कर रहा होता है। तो यहाँ राष्ट्र का बटलर राष्ट्र को इलाइट गार्ड्स के वहाँ आने की न्यूज देने आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं रिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी रेनेट कहती है आखिरकार तुम अब इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? आखिरकार मैं परेशान क्यों ना हूँ, मैं तो एक ऐसे ए रैंकर का टारगेट बन गया हूँ जिसे 1000 स्पेल्स पता है और मैं तो सिर्फ एफ रैंकर हूँ जिसे सिर्फ 2 फर्स्ट नेचर मैजिक ही आता है। ये तो सच में बहुत बुरी बात है। मैं तो घर चला जाता हूँ। पर रुको, अगर मैं घर चला गया तो मेरी ट्रेनिंग ट्रिपल हो जाएगी जिसका मतलब मैं यहाँ भी मरूंगा और वहाँ जाकर भी। तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा है? मुझे कॉन्फिडेंस कैसे महसूस होगा? एक तो मैंने बहुत लेट एडवेंचर बनने का तय किया है और सभी लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो चलो फिर इसे चेंज करते हैं। अगर दूसरों के कहने पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल सकता है तो तुम दूसरों के कहने पर अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल भी कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे और उस परफ्यूम वाले बंदे को भी हरा दोगे। मैंने तुम पर तब से विश्वास किया है जब से तुमने एक एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया था। तो क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है? इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं यह पक्का करूँगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और रिक को उसका फ्यूचर देखने के लिए कहता है। तो रिक इस बात के लिए मान जाता है और वो जैसे ही चेयर पर बैठता है वैसे ही रिक टेलीपोर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं फ्रीड होता है। तो रेनेट गुस्से में उस क्रिस्टल को तोड़कर पीछे की दीवार को तोड़ देती है और फ्रीड को गले से पकड़कर कहती है आखिरकार तुमने उसे कहाँ पर टेलीपोर्ट किया? तो फ्रीड ये बताने से मना कर देता है। तो रेनेट उसके बालों को काटकर उसकी आंखों को उड़ा देने की धमकी देती है। तो फ्रीड डर के मारे कहता है टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर मेरे जैसा जीनियस भी उसे सिर्फ 100 मीटर दूर ही भेज सकता है। तब यहाँ रिक देखता है कि वो एग्जाम साइट के पीछे वाले हिस्से पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। तभी कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं और राष्ट्र का बटलर कहता है हमें माफ करना पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। कहीं तुम मुझे कोई और समझ के हमला तो नहीं कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग डेलमूट फैमिली के एलाइट गार्ड्स हैं। मास्टर राष्ट्र को अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है तो इसलिए हम ये कंफर्म करेंगे कि तुम एग्जाम में पार्टिसिपेट ना कर सको। क्या तुम्हें इस तरह धोखे के साथ मुझे यहाँ पर रोकने में शर्म नहीं आ रही है? हम तुम्हें यहाँ पर रोक नहीं रहे हैं बल्कि हम तो यहाँ पर तुम्हें मारने आए हैं। हमारी पावर डी रैंकर्स जितनी है और हम में से कुछ तो ए रैंकर्स जितने भी ताकतवर हैं। लगता है मेरा अंत आ चुका है। मैं यहाँ से बचकर कभी नहीं निकल पाऊंगा। तभी हम देखते हैं रिक के सीनियर्स वहाँ आ जाते हैं और उससे वहाँ पर होने का कारण पूछने लगते हैं। तब उन्हें देखकर रिक बहुत ज्यादा डर जाता है। तब ब्रक्सटन कहता है आखिरकार रिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एग्जाम नहीं देना है? तब एक इलाइट गार्ड कहता है आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ पर मरने आए हो? तब रिक कहता है ये लोग यहाँ पर एग्जाम से पहले मेरी हेल्प करने आए हैं। तब वो इलाइट गार्ड कहता है आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तब ब्रॉम्स्टन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तब रिक कहता है ओए बटलर जल्दी से इन सभी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर खतरे में है। तब वो बटलर एलीट गार्ड को ब्रक्सटन को मारने के लिए कहता है पर हम देखते हैं उस एलीट गार्ड की तलवार जैसे ही ब्रक्सटन को टच करती है वैसे ही उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब ब्रक्सटन कहता है तुमने अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेंथन किया है पर तुम अपने वेपन को स्ट्रेंथन करना भूल गए। तब वो एलाइट गार्ड उसे एक मुक्का मारता है पर वो उसके हाथ को तोड़ देता है। पर हम देखते हैं वो उसी टाइम उसके हाथ को हील कर देता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब मिज़र्ट कहता है रिक मुझे जरा गेस करने दो, तुम किसी न किसी मुसीबत में पड़ गए हो ना और अब ये लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं? तब रिक हाँ कहता है तो फिर ठीक है चलो मैं इस प्रॉब्लम को शांति से खत्म कर देता हूँ। देखो ये है मेरी नई इन्वेंशन जिसका नाम जुलेट कस्टम है। और तो वो इलाइट गार्ड्स हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर मिज़र्ट अपनी गन से उन पर गोलियां बरसा देता है। तब रिक कहता है प्लीज रुक जाइए। क्या हुआ? क्या तुम भी फायरिंग करना चाहते हो? तब हम देखते हैं कुछ इलाइट गार्ड्स एलिस को बंदी बना लेते हैं। तब रिक कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया है? क्या तुम मरना चाहते हो? तब एलिस कहती है आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है? तब रिक कहता है मुझे पूरा यकीन है एलिस ये आपके साथ खेलना चाहता है। तो तुम क्या खेलना चाहते हो? पर तभी वो पर्सन एलिस को हर्ट करता है और हम देखते हैं एलिस उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देती है। तभी एक एलीट गार्ड कहता है इस लड़की ने तो ऐसे ही 7th नेचर लेवल का मैजिक यूज किया
क्या है, आखिर का ये है कौन? तो राष्ट्र का बटलर कहता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर वेम्पायर मेज है जो कि 10 साल की उम्र में ही सबसे ताकतवर थी और इसे सभी लोग डीमन चाइल्ड ऑफ रियून कहते हैं और इसका नाम एलिसरेट ड्रैकुएल है। दूसरा ये पर्सन है जो कि हाफ ड्वार्फ और हाफ एल्फ है। ये चाहे देखने में लगता ना हो पर इसकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है और ये वर्ल्ड का बेस्ट क्राफ्टमैन है जो कि तुम्हें इस बात पर विश्वास दिला देगा कि इसके पास 1000 साल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ये है मिलीनियम एटरलियर मिजेट एल्डवॉफ और लास्ट में ये ऑक है जो कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ताकतवर भी है और ये सारे स्पोर्ट मैजिक को मास्टर कर चुका है। ये है वाइस ऑक, ब्रॉन्गस्टन, आर्सॉक। ये सभी लोग एस रैंक एडवेंचरर्स हैं और ऊपर से ये तीनों उस टीम के मेंबर्स हैं जिसमें सारे एस रैंक भरे हुए हैं और वो टीम कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर टीम है जिसका नाम ओरिकेलकम फिस्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन्हें अपनी आंखों से देखूंगा, तो अब मैं रिटायर हो रहा हूँ और अब मैं बाकी की जिंदगी आराम से जीऊंगा। तब यहाँ एलिस अपने मैजिक से सभी लोगों को उड़ा उड़ा कर फेंक रही होती है और एक कहता है लगता है मुझे वापस एग्जाम देने जाना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं रेनेट ने अभी भी फ्रीड को पकड़ रखा होता है और हम देखते हैं वो रिक के वापिस आने तक उसे छोड़ने से मना कर देती है। तब फ्रीड कहता है तुम चाहे जो मर्जी कर लो पर वो वापस नहीं आने वाला। पर तभी रिक वहाँ आ जाता है जिसे देखकर फ्रीड शॉक हो जाता है। तब रेनेट फ्रीड को उठाकर पटक देती है। तब रिक कहता है आखिरकार यहाँ की दीवार को क्या हुआ? मैंने बस इसे थोड़ा सा काट दिया है। तभी हम देखते हैं लिंक्स बड़ी बुरी हालत में रिक के पास आ जाता है और कहता है मेरे साथ ये सब कुछ राष्ट्र ने किया है और मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। तब रिक सोचता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि वो मेरे एग्जाम का इंचार्ज बन सके। राष्ट्र ने मुझे पूछा कि मेरा सपना क्या है और मैंने उसे बताया कि मैं अपने होम टाउन में उन बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ जो कि एडवेंचरर्स बनना चाहते हैं। पर तब उसने मुझे एक कमरे में फेंक दिया और मेरे सपने का मजाक उड़ाने लगा और तब वो मुझे वहीं बांध कर वहाँ से चला गया। लगता है मुझ जैसे लोगों को सपने देखने का कोई हक नहीं है, तो इसलिए रिक इस एग्जाम को छोड़ दो क्योंकि मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ और भी बुरा करेगा। मिस्टर लिंक्स मेरे हिसाब से कोई भी किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है। और तब वो राष्ट्र की तरफ बढ़ने लगता है और तब हम देखते हैं राष्ट्र यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स पर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहा होता। तब एक इलाइट गार्ड उसे रिक के वहाँ आने के बारे में बताता है। तब राष्ट्र कहता है मुझे तो लगा था कि उस चीज के बाद तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पर लगता है तुम बहुत बड़े बेशरम हो। तो मैं ये एश्योर करूंगा कि तुम्हें ऐसा डर लगे जो कि नरक से भी ज्यादा डरावना हो। तब रिक सोचता है और मैं इस बंदे को उड़ा दूंगा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो